Hello guys and welcome back to my YouTube video. So in today's video we are going to discuss about the financial management का first chapter. Whether you are in a BCom or you are doing CA course, it is applicable to both the courses. तो guys before starting anything मैं आपको बता दूँ, I am not a professional. I am just a CA student जो कि CA intermediate की पेपर्स देगा. ऑल तो मेरा ग्रुप 1 इज़ क्लियर बट ग्रुप 2 के लिए मेरी प्रिपरेशन चल रही है, ड्यूरिंग विच आई यूज़ टू मेक सम वीडियोस फॉर यू गाइज टू, ताकि मेरा भी साथ में रिवीजन हो जाए और आप लोगों का भी. तो आई हैव अ वन मोर चैनल. द नेम ऑफ दिस चैनल इज़ ताशवी कुमार, बट माई अनदर चैनल नेम इज़ चार्टर्ड चैटर. You may please go and subscribe my channel. It means a lot for you. So let's go and start with this video. तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हम देखेंगे. देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से ही आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो कि पैसों का मैनेज करना, फाइनेंस को हमें किस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है. तो यहाँ पे इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. तो हमें ये देखना है कि हम अपने रिसोर्सेज को, जो भी हमारे पास आ रहे हैं फाइनेंस रिसोर्सेज, उसको किस तरीके से इफ़ेक्टिवली यूज़ करना है. हम अपने पूरे फाइनेंशियल के अंदर 3 टाइप के डिसीजंस लेते हैं. फर्स्ट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकेंड इज़ फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इट इज़ अ डिविडेंड डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम ये देखते हैं कि कहाँ पे हमको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वेदर वी शुड इन्वेस्ट आवर मनी इन द फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स. लॉन्ग टर्म का पैसा जो नॉर्मली होता है वो हम फिक्स एसेट्स में लगाते हैं, और शॉर्ट टर्म की अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो हम करंट एसेट्स के अंदर करते हैं. तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम क्या देखते हैं कि वेदर हमको लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना है, लॉन्ग टर्म में पैसा उठाना है, या फिर शॉर्ट टर्म में मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है. उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजंस. फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप ये डिसाइड करते हो कि भाई आपको, ये तो हो गया कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, ये हो गया कि कहाँ से आपको पैसा उठाना है. येस, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा ऐसा रिसोर्स है, कौन सा ऐसा सोर्स है जहाँ से आपको कम कॉस्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले. तो फाइनेंशियल डिसीजन में हम देखते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको पैसा उठाना है तो वो हो जाएगा आपके पास करंट लाइबिलिटीज़, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगा आपका जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया और डेट हो गया. तो ये जो 3 ऐसे रिसोर्सेज होते हैं ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं. इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और योर डेट. ये जो 3 चीज़ें जो होंगी वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, और पूरा जो आपका FM है वो इन तीनों के ऊपर कहीं ना कहीं बेस है. दैन डिविडेंड डिसीजन के अंदर हम देखेंगे कि कहाँ पे मैं अपना डिविडेंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करना है या मुझे रिटेंशन करना है, अपने पास रखना है उसे. तो ये हमारे पास आती है कुछ 4 चीज़ें. सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, आपको कहाँ पे पैसा लगाना है, फिक्स एसेट्स में या फिर करंट एसेट्स में. आपको पैसा कहाँ से उठाना है, शॉर्ट टर्म के लिए उठाना है तो वो आपके लिए करंट लायबिलिटी बन जाएगी. लॉन्ग टर्म के लिए आप इन सारी चीज़ों से उठा सकते हो, जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो गया और डिबेंचर्स हो गए. और डिविडेंड डिसीजन के लिए आप ही देखोगे कि वेदर यू शुड भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है या फिर आपको रिटेंशन करना है. देखिए, जब भी आप करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, इन दोनों चीज़ों को हम एक और नाम दे सकते हैं विच इज़ अ वर्किंग कैपिटल. क्या नाम दे सकते हैं? वर्किंग कैपिटल. तो पहले आपका फिक्स एसेट्स हो गया, दूसरा आपका वर्किंग कैपिटल हो गया, तीसरा ये जो आपका डेट है वो मतलब ये वाला जो लॉन्ग टर्म का फाइनेंशियल पैसा है ये आपका थर्ड हो गया, और चौथा आपका डिविडेंड डिसीजन हो गया. इसी तरीके से हमारे पास 5वां आता है रेशियो एनालिसिस. अब रेशियो एनालिसिस क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि अभी डिटेलिंग में हमें जानने की ऐसा ज़रूरी नहीं है. देखिए, कंपनी क्या करती है, वो प्रोक्योर करती है फंड्स को, ठीक है, मतलब कहाँ से वो फंड्स को उठाती है, फिर उसको इवैल्यूएशन ऑफ फंड्स करती है. जब इवैल्यूएट करती है कि कहाँ कहाँ उसको लगाना चाहिए वो फंड्स को, वो और एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. तो जहाँ जहाँ इवैल्यूएशन ऑफ फंड्स होता है वो किसकी मदद से किया जाता है? थ्रू योर रेशियो एनालिसिस से किया जाता है. तो आपको बस इतना ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको जब आप फंड्स को प्रोक्योर करते हो
उसके बाद जब आप एवैल्यूएशन करोगे फंड्स का तो थ्रू रेशियो एनालिसिस से कर पाओगे। इसके बाद आपके पास आ जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड कि आपको कहाँ उस पैसे को लगाना है। तो एक कंपनी के अंदर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ से पैसा उठाना है, कहाँ पे उसका इवैल्यूएशन करना है। इवैल्यूएशन जो भी होगा वो हम आगे वाले चैप्टर्स के अंदर और अच्छे से करेंगे। अभी के लिए आप बस थोड़ा सा बेसिक के लिए समझ लो एंड देन एप्लीकेशन ऑफ फंड्स कि आपको वो पैसा कहाँ पे लगाना है, ठीक है। देन इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑब्जेक्टिव कि अल्टीमेटली भाई मैं फाइनेंशियल का मैनेजमेंट कर रही हूँ, मुझे पैसों को देखना है कि कहाँ से मुझे उठाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कहाँ पे जहाँ पे मुझे इफ़ेक्टिव रिटर्न्स मिले। तो इस चीज़ के लिए मेरे पास 2 ऑब्जेक्टिव तो होने ही चाहिए। क्या? सबसे पहले तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। देखो अगर कोई भी बिज़नेस है वो खुलता कब है भाई, जब उसको प्रॉफिट अर्न करना होता है। विदाउट प्रॉफिट ना ही कोई बिज़नेस चला है, ना ही कभी चलेगा और ना ही आज चलता आ रहा है। तो देखिए प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो आपने पहले भी 11th क्लासेस में पढ़ा होगा, 11th-12th में, कि फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिज़नेस का, इट्स टू अर्न मोर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। लेकिन हमारे एफएम के अंदर दूसरी चीज़ आती है विच इज़ वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन करना। अब वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखिए कंपनी क्या करती है, वो 2 चीज़ बांटती है फॉर द शेयर होल्डर्स को। क्या बांटती है? या तो वो डिविडेंड देती है या तो वो कैपिटल गेन देती है। मान लो कि कोई ए पर्सन है, अब उस बंदे को किसी का शेयर खरीदना है, लेकिन उसके ऊपर डिविडेंड तो उसको, क्योंकि डिविडेंड इज़ द ऑप्शनल फॉर द कंपनी कि वो बांटे या ना बांटे, क्या उसे रिटेंशन करे या फिर उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो इस केस के अंदर आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि डिविडेंड जो होता है वो आपका ऑप्शनल होता है, बिज़नेस बांटे या ना बांटे, तो इसलिए इतना पैसा नहीं मिलता डिविडेंड को। लेकिन लोग फिर खरीदेंगे कि उस शेयर को अगर डिविडेंड इतना नहीं मिलेगा तो वो खरीदते हैं ड्यू कैपिटल गेन के लिए। कैपिटल गेन का मतलब है कि शेयर के प्राइस बढ़े। मतलब कि आज अगर आपका शेयर का प्राइस 10 रुपये है तो आज से 2 साल बाद कम से कम आपका शेयर का प्राइस मान लो कि 50, 60, 70 ऐसे हो गया। तो यहाँ पे उनको क्या मिलेगा? कैपिटल गेन मिलेगा जब आप उनको सेल करोगे। कि अगर मैंने आज प्राइस खरीदा 10 रुपये का और मैं बेच रही हूँ उसको 50 रुपये का, तो मान लो कि मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया? 50-40 का। तो जो 40 होता है ये क्या है मेरे लिए? मेरा कैपिटल गेन है। तो यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में वो यही बोल रहा है कि भाई इंसान को सिर्फ प्रॉफिट के चक्कर में नहीं भागना चाहिए, उसको अपनी वैल्यू इन द मार्केट के अंदर भी बहुत बढ़ानी चाहिए, कि मार्केट के अंदर जो वैल्यू है वो भी बढ़ानी चाहिए। नाउ wealth maximization is broader objective than your profit maximization। ये तो आप समझ ही गए होंगे। इनकेस अगर आपकी वेल्थ बढ़ रही है ना तो डेफिनेटली योर प्रॉफिट इज़ गोना बी अचीव, वो भी मैक्सिमम आपका हो ही जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक बहुत बढ़िया चीज़, रिस्क वर्सेस आपका रिटर्न। देखो जितना लोअर रिस्क होगा ना उतना लोअर रिटर्न होगा, और जितना हाइयर रिस्क होगा ना उतना ही आपका हाइयर रिटर्न होने वाला है। फॉर फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, ये वो क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई आपको अपना रिस्क और रिटर्न एटलीस्ट उतना तक करना है जितना तक आप कर सकते हो। जैसे कि फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क आपको बोल दिया है कि भाई इतना रिस्क तो लगेगा ही लगेगा, तो आप एटलीस्ट इतना तक तो रिटर्न की अपेक्षा कर सकते हो, रिटर्न को आप मैक्सिमाइज़ कर सकते हो ना। तो वो यही बोल रहा है कि अगर आपको लेवल ऑफ रिस्क गिवन है तो आपको रिटर्न को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है ना। अगर फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिटर्न, लेकिन आपको रिटर्न दे दिया कि भाई इतने से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आपको अपना रिस्क जो है वो उतना ही मिनिमाइज़ कर लेना है, उसके हिसाब से आप उसको मिनिमाइज़ कर लेंगे।
तो यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें बताई आपको रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ के अंदर, कि आपको एटलीस्ट उतना रिस्क लेना है जितना आपको मैक्सिमम प्रॉफिट रिटर्न जो हो वो मिले। और अगर वो गिवन लेवल ऑफ रिटर्न है तो आप अपने रिस्क को क्या कर लेंगे, आप उसको मिनिमाइज्ड कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर, जो मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव ये बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में आपको कहाँ से पैसा उठाना है, वेदर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म एसेट्स में, लॉन्ग टर्म एसेट्स में, वेदर यू शुड वांट टू डिस्ट्रीब्यूट योर डिविडेंड और रिटेंशन करना है आप अपने डिविडेंड को, आपको अपना रिस्क और रिटर्न को ट्रेड ऑफ करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि अगर ज़्यादा रिस्क ले लेंगे तो ज़्यादा हमेशा प्रॉफिट ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा रिस्क लेने से आपको कई बार ज़्यादा भारी भरकम का लॉस भी उठाना पड़ सकता है। तो रिस्क जितना हाई होता है उतना ही रिटर्न वैसे आपका हाइयर होता है। जैसे मान लो कि आप एक बीकॉम स्टूडेंट हो, ठीक है, अब आप मुझे गलत मत समझना, बट येस दिस इज़ अ ट्रू रियलिटी। यही है कि अगर आप एक बीकॉम स्टूडेंट हो और यू आर जस्ट डूइंग योर बीकॉम एंड उसके बाद आप एक जॉब के लिए अप्लाई करने वाली हो फॉर जस्ट थोड़ा बहुत बेसिक ऑफ योर कंप्यूटर सीख के आप चले गए फॉर योर जॉब के लिए, तो आपको क्या लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको कितना मतलब रिटर्न मिल सकता है, वहाँ से कितना एज अ सैलरी आप अर्न कर सकते हो? हद से 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, इससे ज़्यादा आप अर्न नहीं कर पाओगे, क्योंकि यू डोंट हैव दैट बेसिक डिग्री ऑफ नॉलेज जिसके लिए आपको बहुत अच्छा अमाउंट मिले। बट इन अदर केस अगर आप यू आर अ CA, यू आर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटिंग कोर्स, आपने अपने पूरा 5 साल बहुत अच्छे से मेहनत करी और आप CA बन गए विद हैव सो मेनी स्किल्स और एक्सपर्टीज़ के साथ, मतलब एक्सपर्टीज़ नहीं बट स्किल्स के साथ और नॉलेजेस के साथ आप चले गए वहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको 50,000 से नीचे की तो मिलने ही नहीं वाली। लेकिन ऑफ कोर्स 50,000 इज़ द मतलब बेसिक, वो बेसिक लाइन है। 50,000 रुपये बहुत सारी आपकी कंपनीज जो होती है वो लैक्स के अंदर आपको ऑफर्स देती है, ठीक है। तो दिस इज़ द आपका वो है कि भाई अगर आपने छोटा रिस्क लिया, आप जैसे बीकॉम का रिस्क है कि यूजुअली बीकॉम में तो पास हो ही जाते हैं, तो अगर आपने छोटा रिस्क लिया तो आपको रिटर्न जो है एज़ पर द अमाउंट भी कम मिल रहा है। लेकिन इफ़ यू आर टेकिंग अ बड़ा रिस्क, तो बड़े रिस्क के अंदर जहाँ पे अपने पूरे 5 साल डिनोट करे, वहाँ पे आप ये देखोगे कि भाई पता नहीं निकलेगा नहीं निकलेगा, ऐसा होता रहता है। तो उस केस के अंदर यू शुड टेकन अ बिग रिस्क, तो आपको रिटर्न भी जो होगा वो उसका ज़्यादा मिला है, ठीक है। तो यस दिस इज़ ऑल अबाउट ए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक। अब हम जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो रिलेटिंग टू आर कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा बेसिक समझाऊंगी एंड उसके बाद हम अपना इसी तरीके से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना मेरी वीडियो।